हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 9 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। जो सर यहाँ पर रोज एडिटोरियल डिस्कशन लेते हैं वो आज किसी टेक्निकल इशू के कारण आज का आर्टिकल्स नहीं ले पा रहे हैं। फिलहाल हम आज का आर्टिकल देखते हैं। आज के डिस्कशन में हम एक तो जीन एडिटिंग टूल के बारे में बात करते, बट चूंकि ये आर्टिकल हमारे नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी से रिलेटेड है और ये पॉइंट आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उनको हम आराम से अलग से डिस्कस करेंगे। आज के आर्टिकल में हम एक बिल ऑफ एक्सक्लूजन से रिलेटेड एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कैक्स ऑडिट हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल बिल ऑफ एक्सक्लूजन से रिलेटेड है। इस टॉपिक को आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। यहाँ पर एक टर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसके बारे में कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ एक बिल जो कि इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा के अंदर में, हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं। साथ ही साथ ये सरोगेसी बिल जो कि पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में था, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, उनसे कहाँ पर ओवरलैपिंग फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और भी कुछ कंसर्न्स हैं जिसके बारे में हम इस आर्टिकल के अंदर चर्चा करेंगे। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल, ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि हाल फिलहाल में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने 14 सितंबर को लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस किया था, ये कहते हुए कि भाई हमारे देश में बहुत सारे ART बैंक्स हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बैंक्स हैं, क्लिनिक्स हैं, जो कि पता नहीं एथिकल प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका कोई भी रेगुलेशन नहीं है। पता नहीं वो लोग विमेन और चिल्ड्रन जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर करते हैं कि नहीं, उनका प्रोटेक्शन देखते हैं कि नहीं, और क्या उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज तक कोई भी रेगुलेशन बनाया ही नहीं गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब कि ART होता क्या है। यहाँ पर आप ये समझिए कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कि बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, इनफर्टाइल कपल्स हैं। ऐसे कपल्स को कोई ना कोई सॉल्यूशन तो चाहिए, क्योंकि जो उनका वंशज है या फिर जो उनका पेरेंटलहुड है वो कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। अब जब बच्चे नहीं पैदा करने की कैपेसिटी है इनके पास, तो किसी न किसी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। उसी टेक्नोलॉजी का नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, दो प्रकार हैं आप ये बोल सकते हैं। एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कॉन्सेप्ट और दूसरा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग मेल से स्पर्म कलेक्ट करते हैं और हम लोग इस स्पर्म को महिला के अंदर प्लेस करते हैं और फिर उनको कंसीव करने दिया जाता है। 9 मंथ की प्रेगनेंसी पीरियड के बाद बच्चे पैदा होते हैं। ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दूसरा होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आज के आर्टिकल में हम बेसिकली इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग विमेन की तरफ से एग लेते हैं और मेन की तरफ से स्पर्म लेते हैं। इन दोनों को हम लोग आर्टिफिशियली लैब में फ्यूज़ कराते हैं और इसके बाद जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उस एम्ब्रियो को हम लोग वापस से महिला के अंदर में प्लेस करते हैं, उनको कंसीव कराने के लिए देते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो भी कपल है, मतलब कि जो मदर और फादर है, इनके अंदर भी कोई एक इश्यूज़ हों जिससे कि ये प्रॉपर कंसीव ना कर पाएँ, या फिर इनके एग में कोई भी जेनेटिक डिसीज़ या कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से मेल के साइड भी हो सकता है। उस केस में हमें ज़रूरत पड़ती है एक डोनर की, डोनर जो कि स्पर्म डोनेट कर सके या फिर कोई महिला जो कि एग डोनेट कर सके। उसके बाद इन डोनर से भी जो भी काम किया जाएगा फिर वही एम्ब्रियो डेवलप करा के फिर हम वापस से कंसीव करने के लिए मदर के अंदर प्लेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये है कि मदर अगर इनकैपेबल है उस एम्ब्रियो को कंसीव करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा? फिर कॉन्सेप्ट आता है एक सरोगेट मदर का। सरोगेट मदर एक ऐसी मदर होती है जो कि इसी एम्ब्रियो को अपने अंदर अलग से प्लेस कराती है और फिर इन मदर और फादर के बिहाफ पर 9 मंथ की प्रेगनेंसी ये सरोगेट मदर करती है। और फिर जब भी बच्चा पैदा होता है तो फिर ये इस मदर और फादर का बच्चा कहलाएगा,
भले ही सरोगेट मदर ने उस बच्चे को जन्म दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि जो पिछले साल एक सरोगेसी बिल भी आया था, सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019, इसको सप्लीमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन आप ये देखो कि सप्लीमेंट तो कर रहा है, ऑब्वियसली सप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन मुद्दा ये था कि हमने चलो सरोगेसी बिल तो बना दिया, इसमें सरोगेट मदर के राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात भी कर ली, लेकिन जो इसका पहला स्टेप था, ऐसे क्लिनिक्स जहाँ पर ये एआरटी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इनका रेगुलेशन की बात ही नहीं हुई थी। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बिल अभी आया है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2020, ये सरोगेसी बिल को सप्लीमेंट करता हुआ है। सरोगेसी बिल जो है वो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है पहले हम एआरटी क्लिनिक्स को रेगुलेट तो कर लें, क्योंकि गड़बड़ी तो वहाँ पर भी हो सकती है, वहाँ पर भी विमेन को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इसीलिए ये बिल आया है। कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया आप सभी लोग को, और टेक्नोलॉजी भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इस बिल में दिक्कत क्या क्या है, क्या क्या कंसर्न है इस बिल के अंदर। सबसे पहला कंसर्न जो है वो इस बात से रिलेट करता है कि इस टेक्नोलॉजी को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। इस बिल में ये लिखा हुआ है कि इस टेक्नोलॉजी को केवल मैरिड हेटेरोसेक्सुअल कपल ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिसमें एक पुरुष है, एक महिला है और इन्होंने शादी की हुई है, और इसमें और विमेन जो है उसकी एज मैरिज के एज से ज़्यादा है, मतलब 18 साल से ज़्यादा की उम्र है इस महिला की, तो ही ये इस बिल के अंदर ये लोग एआरटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे सामने सिंगल मेन हैं, वो बच्चे पैदा करने की बात करते हैं या फिर वो पेरेंटहुड करना चाहते हैं, साथ ही साथ कुछ कोहैबिटिंग हेटेरोसेक्सुअल कपल्स होते हैं, कोई भी आप लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल्स की बात कर सकते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स की बात कर सकते हैं, क्या उनको पेरेंट बनने का हक नहीं है? इस बिल में उनके लिए तो कोई प्रावधान नहीं है। इसमें तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया कि मैरिड हेटेरोसेक्सुअल कपल के लिए ही हम ये बिल, मतलब एआरटी टेक्नोलॉजी केवल यही यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी की बात की थी। उन्होंने बताया था कि भाई आर्टिकल 14 का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 का ये उल्लंघन है कि जो एक शादी है वो अपने आप में एक पवित्र बंधन कहलाता है। साथ ही साथ इसके अंदर बच्चे कब पैदा करने हैं या फिर कैसे करना है, इन सब की लिबर्टी होनी चाहिए। साथ ही साथ फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए, इसको चूज़ करने का हक भी इंडिविजुअल्स के पास होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें कभी भी ये डिफरेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सोशल स्टेटस क्या है, क्या वो शादीशुदा है या फिर वो लिव इन में रह रहा है या फिर वो एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है। इन सभी बेसिस पर उनके सोशल स्टेटस को बिना डिफाइन किए हुए हम लोग आर्टिकल 14 का बिना उल्लंघन किए हुए ये सारी फैसिलिटीज़ उनको देंगे। तो ये जो एआरटी बिल है ये कहीं ना कहीं इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का उल्लंघन करता है। साथ ही साथ नवतेज जौहर का एक केस आया था, उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बोला था कि जो सेम सेक्स कपल्स होते हैं, मतलब कि गे कपल्स हैं या लेस्बियन कपल्स हैं, इनके इक्वल प्रोटेक्शन के लिए हमें पॉजिटिव स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ कुछ और भी बहुत ही अलग ढंग से इसको ट्रीट किया गया कि एआरटी बिल के अंदर ये बोला गया कि जो भी फॉरेन सिटीजन्स हैं उनके लिए कोई प्रोहिबिशन नहीं है, वो अगर बाहर से आते हैं तो उनके लविंग रिलेशनशिप को ये बिल मान रहा है। लेकिन क्या इंडिया में ऐसे लविंग रिलेशनशिप का कोई वजूद नहीं है? इसीलिए ये आर्टिकल इस बात पे भी क्रिटिसाइज करता है कि इस बिल में एटलीस्ट इंडियन सिटीजन्स को इस बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ इस बिल के अंदर ये भी लिखा गया है कि जो एग डोनेट करने वाली महिला है उसके प्रोटेक्शन की बात बहुत कम की गई है। मतलब कि इस बिल में ये प्रावधान तो किया गया है कि उसका कंसेंट होना चाहिए, रिटन कंसेंट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला गया कि भाई एक बार उसने चलो कंसेंट दे भी दिया, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस वो अपना कंसेंट विथड्रॉ कर ले, बोले कि नहीं अब हम इस प्रोसेस में नहीं आना चाहते हैं, या फिर उसकी कोई प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करे कि हाँ उसको समझा पाए कि आपको क्या क्या प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ सकता है। इन सब की बात इसमें नहीं की गई है। साथ ही साथ इसमें इस महिला को जो कि एग डोनेट कर रही है इसके कंपेंसेशन की बात नहीं की गई है। एक्चुअल में होता यूँ है, मान लो आप इस तरीके से अगर किसी महिला से एग डोनेट करा रहे हो तो एक प्रकार से आप उससे सर्विस ले रहे हो। तो यहाँ पर अनफ्री लेबर का कॉन्सेप्ट आता है कि क्या हम इस महिला के लिए, मान लो ये महिला अगर
कंसीव करती है आगे चल के या फिर अपना एग डोनेट करती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ना बहुत सारी डिफ़िकल्ट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत कट्स वगैरह होता है। तो उस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन नहीं है और साथ ही साथ अगर ये महिला वर्किंग है तो इसके उतने दिन की सैलरी और या फिर जो भी छुट्टियाँ लेनी पड़ेंगी इसको, तो क्या उसके और जो फ्यूचर में इससे इन सब से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे, उन सब के रिइंबर्समेंट की बात या कंपेंसेशन की बात इस बिल में कभी लिखी ही नहीं है। इस तरीके से जो ये अनफ्री लेबर का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं न कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 को प्रोहिबिट करता है। अब साथ ही साथ यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी की बात तो की गई है इस बिल के अंदर, लेकिन इस इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स कितने होने चाहिए, मतलब कितने ड्यूरेशन में कितना अमाउंट मिलना चाहिए, ये सब कुछ भी इसमें नहीं बोला गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक डोनेट कर रहा है ना, उसका इंटरेस्ट सबऑर्डिनेट रखा गया है। जैसे कि मान लो कोई एक महिला एक्स है और ये शादीशुदा नहीं है, ये एक डोनेट नहीं कर सकती। यहाँ पर लिखा गया है कि वही महिला एक डोनेट कर सकती है जो कि शादीशुदा है, साथ ही साथ उसका कम से कम उसके एक बच्चे हैं और उस बच्चे को पैदा हुए एटलीस्ट 3 साल हो गए, मतलब कि वो बच्चा 3 साल का हो, उसके बाद ही वो एक डोनेट कर सकती है। यहाँ पर जो एक डोनेशन का काम है ना, वो एक प्रकार का ऑल्ट्रुइस्टिक एक्ट है। ऑल्ट्रुइस्टिक एक्ट का मतलब ये होता है, मान लो कि एक महिला एक जगह से कार चलाते हुए आगे बढ़ रही थी, उसने अचानक से कार की स्पीड बहुत धीमी कर ली। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि यहाँ पर जो बच्चे खेल रहे हैं वो तो ध्यान नहीं देंगे कि कार आ रही है, कम से कम हम ही सतर्कता से चला लें। तो ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दूसरे के लिए आती है या फिर जो एक सेंस ऑफ हेल्प आता है, ये एक प्रकार का अल्ट्रुइस्टिक एक्ट होता है। यहाँ पर एक डोनेट करना भी एक प्रकार का अल्ट्रुइस्टिक एक्ट है और उसमें भी हम लोग अपने कंट्री के ये जो पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन जैसी चीज़ें हैं, उसमें जिसमें कि एक महिला का शादीशुदा होना ज़रूरी है, ऐसी बातें कर रहे हैं, जो कि ये आर्टिकल थोड़ा सा इस बात के खिलाफ है। इसके बाद जो बच्चे इस टेक्नोलॉजी से पैदा हो रहे हैं, उनको ये जानने का हक नहीं है कि उनके कौन पेरेंट थे, मतलब कि कौन डोनेशन, किसने एग डोनेट किया, किसने स्पर्म डोनेट किया। चलो ये चीज़ अच्छी है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर जेनेटिक टेस्टिंग की बात होती है कि भाई जब भी हम एम्ब्रियो को फीमेल के अंदर में जब हम प्लेस कर रहे होंगे तो हम उसको एक बार चेक करेंगे कि कहीं वो एम्ब्रियो किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ से तो प्रभावित नहीं है या जेनेटिक डिसीज़ तो नहीं है उसमें, कोई हेरिटेबल डिसीज़ ना हो उसमें या फिर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आर्टिकल ये कहता है कि यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली बताना चाहिए कि कौन कौन सी डिसीजेस को रिस्क में कंसिडर करते हुए हम लोग एम्ब्रियो नहीं प्लेस करेंगे, मतलब इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। इसीलिए ये सब बात इस बिल के अंदर की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ने की है कि सरोगेसी बिल के अंदर और जो ये एआरटी बिल है, इन दोनों के अंदर बहुत सारे ओवरलैपिंग चीज़ें हैं, क्योंकि देखो क्लिनिक्स वगैरह तो सेम ही होंगे दोनों के, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओवरलैप नहीं करती हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कपल की डिफिनीशन है, इनफर्टिलिटी, आर्ट क्लिनिक्स, बैंक, इन सब का जो डिफिनीशन है दोनों में कोइंसाइडिंग नहीं है, एक जैसा नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर ये बोला गया कि जो एक सरोगेट मदर है वो एक सिंगल वुमेन हो सकती है बट वो एआरटी एक्सेस नहीं कर सकती। तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया दोनों में कि भाई बात तो सेम है, आप क्यों इस तरीके से भेदभाव कर रहे हो। यहाँ पर इस बिल के अंदर एक चीज़ है कि जो सरोगेसी बोर्ड है वो ही एआरटी के अंदर भी एडवाइजरी बॉडी का काम करेगी, उसी जैसे फंक्शन करेगी, जो कि डिज़ायरेबल भी है, ऐसा होना चाहिए। बट स्टिल ऐसे बहुत सारे बॉडीज़ हैं जहाँ पर इन दोनों जगहों की बात होगी और वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है। रेगुलेशन कौन करेगा, किससे बात करनी है, इन सब की कन्फ्यूजन होने वाली है, जो कि ये आर्टिकल बोलता है कि इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर यह भी बोला गया कि जो सरोगेसी बिल है उसके अंदर पनिशमेंट जो प्रावधान किए गए हैं पनिशमेंट के, वो अलग हैं, उनका बिहेवियर अलग है, पनिशमेंट का ड्यूरेशन या फिर उनका चार्ज अलग है। यूजुअली देखा जा रहा है कि जो ऑफेंसेस एसआरबी के अंदर में हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं। मतलब कि एक तो ये सबसे सीधा सीधा ये कि एआरटी के अंदर जो है वो तो बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन एसआरबी के अंदर किया गया ऑफेंस बेलेबल नहीं है। ये बोला जा रहा है कि जो इस बिल के अंदर एआरटी के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो 10 साल तक मेंटेन किए जाएंगे, जबकि एसआरबी के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो 25 साल तक के लिए मेंटेन किए जाएंगे। देखो क्लिनिक जो होती हैं एआरटी या सरोगेसी से रिलेटेड, वो काम तो वही करती हैं, तो ये अलग अलग रेगुलेशन क्यों हैं, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगी बाद में चल के। इन्हीं सब बातों पर यह आर्टिकल चर्चा करने की कोशिश करता है। कुछ और कंसर्न्स हम देखते हैं।
जैसे कि जो ग्रीवांस सेल है वो वन साइडेड है। यहाँ पर ग्रीवांस सेल को वन साइडेड रखने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि मान लो काउंसलिंग सर्विस हम दे भी देते हैं क्लिनिक्स को, और अगर क्लिनिक ही काउंसलिंग सर्विस कर रही है तो यहाँ पर तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। उनको तो पैसे कमाने हैं, तो वो तो यही समझाएंगे कि अरे ठीक है, बहुत दर्द नहीं होता है, बहुत छोटा सा ऑपरेशन होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो तो यही समझाएंगे। लेकिन जो एक्चुअल कॉज है, जो कि उसको पता होना चाहिए उस महिला को जो कि एग डोनेट कर रही है या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए जा रही है, वो तो नहीं पता चल पाएगा। इसीलिए ये वन साइडेड है, इसको भी हटाना चाहिए। कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी रखनी चाहिए, हमें एथिक्स कमेटी बनानी चाहिए। यहाँ पर हमें ये पता है कि एसआरबी के बिल के अंदर बात कर लें या फिर इस बिल के अंदर भी खतरनाक सेंटेंसेस या फिर हाई सेंटेंसेस हैं, हेफ्टी फाइन्स हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 का है, इसके अंदर भी बहुत खतरनाक ऐसे ही हाई सेंटेंसेस और हेफ्टी फाइन्स लगाए गए हैं। बट स्टिल चूंकि इनका इन्फोर्समेंट बहुत पुअर रहा है, इसीलिए हम इसको आज तक कंप्लाई नहीं कर पाए हैं। ज़रूरत ये है कि हम इन एक्ट के पनिशमेंट को इतना स्ट्रिंजेंट ना बनाते हुए हम कंप्लायंस की तरफ ज़्यादा जोर दें कि इनका इन्फोर्समेंट अच्छे से हो सके। जो पेशेंट्स ऑलरेडी ऐसे फर्टिलिटी क्लिनिक को सू कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग कुछ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात कर सकते हैं जो कि इन केसेस को प्रिफर करें। साथ ही साथ ये बिल के अंदर जितने भी बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं, उनको ये बोला जा रहा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन से आप बंधे रहें, क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। हमें फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना है, हमें डिसेंसी मेंटेन करनी है, मोरालिटी मेंटेन करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब इन बॉडीज़ के इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल इस तरीके से इस बिल के ऊपर टिप्पणी करता है। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो अब आइए देखते हैं अपना अगला आर्टिकल, जो कि कैग ऑडिट के ऊपर है, कीपिंग विजिल इवेंट ड्यूरिंग अनयूजुअल टाइम्स। आप इस आर्टिकल को पेपर 2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। इस पूरे आर्टिकल में हम ये सारे डायमेंशंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं। देखिए, कोविड-19 के जो केसेस हैं वो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जो लेटेस्ट इंडिया स्पेसिफिक डेटा है वो इस चीज़ को पोर्ट्रे करता है कि जो इन्फेक्शन है इंडिया में वो अलार्मिंग कंडीशन में है, सीरियस कंडीशन में है। कोविड-19 को फेस करने के लिए सरकार को कई तरीके के प्रोक्योरमेंट भी करने पड़ रहे हैं ताकि वो हॉस्पिटल्स की और कॉमन पीपल की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। ऐसे केसेस में करप्शन की संभावना भी हो जाती है जब पैंडेमिक मैनेजमेंट के लिए सरकार को कई सारे प्रयास करने होते हैं। एट दैट टाइम कुछ जगहों पर ये डिमांड भी चल रही है कि जो भी प्रोक्योरमेंट पैंडेमिक मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है, कोविड-19 को फेस करने के लिए किया जा रहा है, उसका कैग ऑडिट किया जाए, जो कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और करप्शन के चांसेस ना रहें। तो यहाँ पर कैग का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम थोड़ी सी बातें कैग के बारे में करें तो कैग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 के बीच में मेंशन किया गया है। वहाँ पर उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्पेसिफाई किया गया है। वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट इनके पास कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन किया गया है बाई लॉ। तो जो कैग है वो जिम्मेदार है इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव और नॉन पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए, और इसी नेचर की ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी है। इन्हें किसी से प्रभावित नहीं होना है, फैक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन करना है और किसी भी पार्टी स्पेसिफिक इवैल्यूएशन को तवज्जो नहीं देनी है, इंडिपेंडेंट रहकर नॉन पार्टीशन वे में अपना काम करना है। तो इनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको दी गई हैं वो ये है कि सबसे पहले तो ये डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को अप्रेज करें, यानी कि उसका मूल्यांकन करें, इवैल्यूएट करें कि हम कितने तैयार हैं। एट द सेम टाइम ये भी देखें कि जो मैनेजमेंट, मिटिगेशन ऑपरेशंस या प्रोसीजर्स हमने तैयार किए हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, वो इंटरनल कंट्रोल में हैं या फिर नहीं है। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेकर भी कैग का रोल है, वो दरकिनार नहीं कर सकते खुद को। दूसरी बात यह है कि उन्हें प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होगा, डॉक्यूमेंटेशन रखना होगा, ऑथेंटिक, एक्यूरेट, रिलायबल डेटा इनके पास होना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कुछ भी प्रोक्योरमेंट वगैरह हो रहे हैं या फिर जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तीसरा पॉइंट ये है कि इन्हें अश्योरेंस देना होगा लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी, टैक्स पेयर्स को भी और आम जन को भी, यानी कि कॉमन पीपल को भी, कि जो सरकार के रिसोर्सेस हैं या उनके फंड्स हैं, एसेट्स हैं, उनका बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारी कंट्री के लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, सेफ गार्ड्स हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है, मतलब बिना मतलब के पैसे खर्च नहीं किए जा रहे हैं। उन्हें इस चीज़ को अश्योर करना होगा। एट द सेम टाइम उन्हें ये भी अश्योरेंस, ये भी आश्वासन देना होगा कि जो रिस्क एट द सेम टाइम इंडिया फेस कर रहा है, राइट नाउ इंडिया फेस कर रहा है, उसे प्रॉपरली एसेस किया गया है, हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट को
बेहतर कर सकें और जो रिस्क है उसे मिनिमाइज़ कर सकें प्रोसेस और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। फाइनली उन्हें ये भी अश्योरेंस ऑफर करना होगा, ये भी आश्वासन देना होगा जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी लोगों को कि जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं उन्हें इकोनॉमिकली इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया जा रहा है। इकोनॉमिकली का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जितने पैसे की आवश्यकता हो उतना ही खर्च किया जाए, मितव्ययिता इसके लिए एक टर्म है। बाकी इफ़िशिएंटली इफ़ेक्टिवली का मतलब आप समझ ही रहे हैं, मतलब प्लान्ड ऑब्जेक्टिव के साथ जो भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो इस्तेमाल में आ रहे हैं और टारगेट बेनिफिशियरीज तक पहुंच रहे हैं। तो ये कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कैग को फॉलो करनी होती हैं इवन ड्यूरिंग द केस ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और पेंडेमिक सिचुएशन और एनी इमरजेंसी सिचुएशन। पूरा मामला क्या है देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में अभी कर्नाटका का एक इशू आया है। अगस्त में कर्नाटका का जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है PAC, उन्होंने कैग को ये डायरेक्ट किया है कि आप एक स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करिए जो भी कर्नाटका की सरकार ने कोविड-19 इक्विपमेंट को परचेज़ किया है, और इसके लिए उन्हें 15 दिन का समय भी दिया। कैग को 15 दिन का समय दिया गया। जो PAC के चेयरमैन रहे HK पाटिल, उन्होंने एक पैनल की मीटिंग को भी चेयर किया और वहाँ पर ये इंस्ट्रक्ट किया गया कैग को कि वो एक स्पेशल टीम ऑर्गेनाइज करें अपने एम्प्लॉयज़ की, जहाँ पर जो भी कोविड-19 इक्विपमेंट वगैरह परचेज़ किए गए हैं उसको ऑडिट किया जाए और ये भी इंश्योर किया जाए कि जो ये परचेज़ किया गया है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से है। जो पैनल है उसने कैग को ये भी कहा कि वो जो भी एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के तहत उसका भी ऑडिट किया जाए। देखिए, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड का इस्तेमाल अभी जो कर्नाटका की सरकार है वो वेरियस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उनके परचेज में कर रही है। इमरजेंसी सिचुएशन में ये अलाउड होता है, बट क्या उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है इसे अश्योर किया जाए, ऐसा कैग को कहा गया है। पॉलिटिकल एलिगेशंस लग रहे हैं कर्नाटका की सरकार के ऊपर कि 2000 करोड़ का ये जो फंड इन्वेस्ट किया गया है कोविड-19 के संबंध में प्रोक्योरमेंट के लिए, वहाँ पर पैसे की हेराफेरी की गई है। मतलब इन्फीरियर क्वालिटी के परचेज़ किए गए हैं, ख़राब क्वालिटी का सामान खरीदा गया है, सैनिटाइज़र, मास्क, PPE किट, वट एवर अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड देयर, और उसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, सैनिटाइज़र्स, वेंटिलेटर्स, मास्क, इनकी क्वालिटी ख़राब है लेकिन इनके लिए दाम ज़्यादा दिखाया गया है और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। इन दैट केस इन प्रोक्योरमेंट के दौरान करप्शन के चांसेस हैं, जबकि ऐसा इस समय तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट होता है वहाँ पर ज़रूरी होता है कि हम लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएं, सफरिंग्स को कम करें, और इसीलिए वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को या प्रोसीजर्स को थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट करने की आज़ादी होती है, क्योंकि उस समय इमरजेंसी में हमें कई तरीके के स्टेप्स लेने होते हैं। इन दैट केस जो तीनों टियर हैं गवर्नमेंट के, लाइक यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़, वहाँ पर जो करप्शन है उसकी संभावना बनती है, तो उसे ओवरसी किया जाना चाहिए। मिस्टर पाटिल ने यह भी कहा, एक पिटीशन कर्नाटका के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भी दी, जहाँ पर उन्होंने जो लोगों के अधिकार हैं ट्रीटमेंट के दौरान उसके वायलेशन का भी आरोप लगाया और उसे इन्वेस्टिगेट करने की बात की। तो अगर ऐसा ऑडिट कंडक्ट किया जाता है तो इसके क्या एडवांटेजेस होंगे? ये जो सभी मेजर परचेज़ किए गए हैं सरकार के द्वारा, अगर उसे कैग के द्वारा ऑडिट कर दिया जाता है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के दौरान हमें सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की या फिर प्रोसेसेस की वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी को भी हम इंश्योर कर पाएंगे। रूल्स एंड प्रोसीजर्स का कंप्लायंस भी इंश्योर हो जाएगा अगर कैग का ऑडिट होता है तो। कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो देखिए बिल्कुल साफ हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके पास स्टैचुरी मैंडेट भी है और उन्हें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, गुड गवर्नेंस, इन सभी चीज़ों को इंश्योर करना होता है। पेंडेमिक के दौरान वो अपनी इन जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। मतलब ये कोई एक्सेप्शन नहीं है कि पेंडेमिक आ गया तो वो अपने ये काम नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें और प्रोएक्टिव होकर ये सारे काम करने चाहिए ताकि वो लोगों की ज़िंदगियों को बचाने में मदद कर सकें, उनकी सफरिंग्स को कम कर सकें। थोड़े बहुत देखिए, देयर कैन बी रीजनेबल एक्सेप्शंस टू द कंप्लायंस विद एस्टैब्लिश्ड रूल। जब कोई सीरियस कंडीशन आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को अवॉइड किया जाता है ताकि हम स्पीडली काम कर सकें। अब हमें PPE किट चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन में चाहिए, कोई महंगा दे रहा है तो भी लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर बात बनती है। लेकिन हम जानबूझकर महंगा खरीद रहे हैं और ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ करप्शन। जो पब्लिक हेल्थ है वो प्रायोरिटी होना चाहिए ऑडिट थीम में जब भी कैग इस तरीके की ऑडिट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर रहा है। तो कैग ने देखिए एक ऑर्डर भी पास किया था जिसके तहत जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट हैं, सेंट्रल एक्सपेंडिचर हैं, जून 1 को उसे रीस्ट्रक्चर करके 3 वर्टिकल
जो डिवीज़न है वो किया गया। मतलब जो ऑडिट होगा वो हेल्थ, वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट, इन तीनों में ये वर्टिकल डिवीज़न किया गया है। ये अपने अपने स्पेसिफिक एरियाज़ में जो ऑडिट का काम है उसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जो कैग है वो परफॉर्मेंस ऑडिट कोविड-19 रिलेटेड प्रोक्योरमेंट का करे। कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स में जो भी प्रोक्योरमेंट किया गया है, या फिर ईएसआई हॉस्पिटल्स के लिए जो प्रोक्योरमेंट किया गया है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो थोड़ा बहुत पे करते रहते हैं अपनी डेली जो अपनी मंथली सैलरी होती है उसमें, और उसके एवज में वो वहाँ पर जाकर जो हेल्थ सर्विसेज है उसे एक्सेस करते हैं। तो वहाँ पर कोई घपलेबाजी ना हो, इसके लिए भी ऑडिट करना होगा। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव तो ये हो सकता है कि जो भी प्रोक्योरमेंट इक्विपमेंट के किए गए हैं, ड्रग्स के किए गए हैं, CGHS यही है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके जो वेलनेस सेंटर्स हैं, पॉलीक्लिनिक्स हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर इन सभी चीज़ों को इंश्योर किया जाए कि जो दाम पे किया गया है, जो प्राइस पे किया गया है, उसके एवज में क्वालिटी इंश्योर की गई है। बेनिफिशियरी सर्वे भी किया जा सकता है, मतलब जो लोग वास्तव में इन प्रोक्योरमेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं उन्हें इस सर्वे का हिस्सा बनाया जाए। दे विल ईजिली इवेल्युएट कि हाँ किस क्वालिटी की प्रोडक्ट और सर्विसेज उन्हें दी जा रही हैं। उन्हें जो मास्क प्रोवाइड करवाए गए या जो सैनिटाइज़र प्रोवाइड करवाया गया वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, लेकिन वहाँ जो कैग है उसके पास तो जो प्राइस लिस्ट है वो होगी ही कि इतने पैसे इसके लिए पे किए गए हैं और क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो अंदाज़ा लग जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ गड़बड़ी की गई है, करप्शन इन्वॉल्व है क्वालिटी ऑफ ड्रग्स में या फिर क्वालिटी ऑफ आइटम्स में। ऑडिटिंग से क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ईएसआई हॉस्पिटल्स में अगर ऑडिटिंग की जाती है, डिस्पेंसरीज में ऑडिटिंग की जाती है, तो हम हेल्थ केयर सर्विसेज को बेहतर क्वालिटी का अश्योर कर पाएंगे। कोविड की सिचुएशन में जब हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल ज़रूरी है उसे हम इंश्योर कर पाएंगे। जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उन्हें इफेक्टिव कंट्रोल स्टैब्लिश करना होगा। जो भी परचेज इक्विपमेंट आ रहे हैं, इक्विपमेंट वगैरह को परचेज़ किया जा रहा है, उसमें जब से लॉकडाउन हुआ है काफ़ी ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है कोविड को हैंडल करने के लिए। ऑडिट जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि ये खर्चे सही दिशा में हुए हैं। हम इस ऑडिट की मदद से जो भी डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस है उसमें बेहतर इम्प्रूवमेंट अवेल कर पाएंगे और कोविड को अच्छी तरीके से मिटिगेट भी कर पाएंगे। बेनिफिट्स क्या होंगे इंस्पेक्शन के? देखिए, जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ के, वो इफेक्टिव कंट्रोल स्टैब्लिश कर पाएंगे अगर उन्हें पता होगा कि ऑडिट हो रहा है, गड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो पकड़े जाएंगे। डिज़ास्टर के लिए हम अच्छी तरीके से तैयार हो पाएंगे या फिर जो भी उससे संबंधित खर्चे हो रहे हैं। जो कैग का परफॉर्मेंस है ऑडिट में वो इस बात पर आधारित होना चाहिए कि इकॉनमी, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को इंश्योर किया गया हो, ट्रिपल ई को इंश्योर किया गया हो, इस चीज़ पर फोकस किया जाना चाहिए। और जो एक्सपेंस ट्रैकिंग है, मतलब जो पैसे खर्च किए गए हैं उसके एवज में अच्छी क्वालिटी या आउटकम हमें मिला हो, दोनों ही टर्म्स में, क्वालिटेटिव टर्म्स में भी और क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी। देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के दौरान रेड फ्लैग्स होते हैं। रेड फ्लैग्स का मतलब कि घपलेबाजी की संभावना होती है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में तो ये अक्सर होता है, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है और ये ऑडिट इस चीज़ को इंश्योर कर सकता है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि कोविड-19 एक अनपैरेलल्ड डिज़ास्टर है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जो स्कैमस्टर हैं, जो स्कैम करने के लिए मौके ढूंढते रहते हैं, वो पब्लिक मनी को शिफन ऑफ कर सकते हैं, उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं वो पूरी तरीके से इन्फोर्स नहीं किए जाएंगे और पैसे का मिसयूज़ कर लिया जाएगा। इनकंसिस्टेंसीज़ को भी देखा जा सकता है ऐसी कंडीशन में। तो ये जो कैग का ऑडिट है, होपफुली ये इन चीज़ों को अवॉइड कर पाएगा, हटा पाएगा और पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करके हम इस जो पेंडेमिक की कंडीशन है इससे ओवरकम कर पाएंगे। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।